हमने बात की एलपीजी की, लेकिन अब जो तेल संकट है जो दिख रहा है भारत के पास, पहला सवाल कि आखिर भारत के पास कितने दिनों का तेल भंडार मौजूद है? देखिए, इस संदर्भ में भारत की सरकार तो ये कह रही है कि डोमेस्टिक जो हमारे जो अपने कंज्यूमर्स हैं उनको 100% सप्लाईज हम्म। सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। और जैसा कि पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी ने अपने एक बयान में कहा भी है इस बात को। एक सोशल मीडिया में भी ये बयान उपलब्ध है और कि 100% अपने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को हम सप्लाई करते रहेंगे। और 70 टू 80% अपने जो भी कंपनीज हैं और जो पेट्रोलियम पदार्थों पे जो आधारित हैं उनको भी सप्लाई जारी रहेंगी। डोमेस्टिक जो हमारे जो कंपनीज हैं जो ऑयल की रिफाइनरीज हैं उनको जो ऑयल का जो रिफाइनमेंट का प्रोसेस तेज करने के लिए कहा गया है। तो सरकार जरूर इस बात का एश्योरेंस दे रही है कि हम अपनी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को ये कोई उसमें डिस्ट्रप्शन नहीं आने देंगे। लेकिन जहाँ तक हमारे जो ओवरऑल जो एक जिसमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी शामिल हैं, हमारे जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज शामिल हैं, वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक अभी अगर मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। हाँ मुझे सर, लगता है कि वही सवाल है कि अगर तेल भंडार तो की हम बात कर रहे हैं तो भारत ये कह रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। भारत की जो मतलब नजर है वो पूरी स्थिति पर बनी हुई है। जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस देखने को मिल रहा है उस पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन जो संकट है वो यहाँ पर अब गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो चेतावनियां दी जा रही हैं कि एक बहुत बड़ा तेल संकट देखने को मिल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी आवाजाही यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ईरान की तरफ से लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं। तो सर, यहाँ पर भारत जो है किन किन देशों से अपना तेल खरीदता है? देखिए, भारत मिडिल ईस्ट रीजन से सबसे ज्यादा ऑयल का जो इंपोर्ट करता है। और जो आपने पहले एक सवाल पूछा था, देखिए कोई भी अगर ये कंटिजेंसी या युद्ध की स्थिति बहुत ही लंबे समय तक खिंचती है तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत के पास लगभग 75 दिनों का जो इस पूरे रिजर्व की मैं बात कर रहा हूँ वो अवेलेबल है। और भारत ऐसी किसी स्थिति को डील करने के लिए अपनी जो स्वयं की जो स्टोरेज की जो फैसिलिटीज हैं उसके माध्यम से सप्लाई को सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन ये जो पूरा जो मैंने आंकड़ा बताया ये एक बहुत ही ज्यादा वर्स्ट केस सिनारियो में जाहिर है कि इतने दिनों तक हम स्ट्रेस कर सकते हैं और किसी तरीके से अपने आप को सप्लाईज को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि भारत उस तरीके की जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व को नहीं खोलना चाहेगा और चाहेगा कि जो अल्टरनेट जो रूट्स हैं, जो अल्टरनेट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ से अपनी जो एनर्जी सप्लाईज हम इंश्योर करते रहें। तो ऐसे में जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो राष्ट्र हैं जिसमें कि इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, यूएई से जो हमारा जो ऑयल और गैस का जो इंपोर्ट होता था, कतर से जो सबसे बड़ी मात्रा में गैस का इंपोर्ट होता है, वो जाहिर है कि वर्तमान समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से बाधित है। और इसके और अगर ऑन एन एवरेज अबाउट 50% का जो हमारा जो एवरेज जो इंपोर्ट होता है वो ऑयल एंड गैस का अगर मैं दोनों की मिला दूं तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बाधित होता है तो उससे प्रभावित होता है। लेकिन अभी अगर वर्तमान समय में अगर आप देखें तो हमने रशिया से लगातार ऑयल को खरीदने का जो हमारा बिल्कुल। और सर, यहाँ पर मैं जिक्र भी करना चाहूंगी कि अभी जो अमेरिका की तरफ से जो 30 दिनों की छूट जिसे कहा जा रहा है वो दी गई है, तो यहाँ पर जो सर्जियो गौर हैं उनकी तरफ से बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं और यहाँ पर कहा है कि रिफाइनर्स में से एक है और भारत दुनिया भर में जो तेल की कीमतें हैं उनको स्थिर बनाए रखने में एक अहम साझेदार रहा है। और अमेरिका ये मानता है कि रूस से जो तेल की खरीद चल रही है वो खरीदारी अब जो छूट दी गई है वो भी इसी प्रयास का हिस्सा है कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें जो कीमतें हैं वो यहां पर स्थिर बनी रहें। जी जी बिल्कुल। देखिए, अमेरिका क्या छूट देता है क्या छूट नहीं देता इस संदर्भ में अमेरिका के बयान उसके अपने हैं। लेकिन जहां तक भारत की बात है, भारत किससे कितना तेल खरीदेगा, किससे कितना तेल नहीं खरीदेगा, ये भारत स्वयं डिसाइड करेगा। अमेरिका ने ये जो बयान दिया है उससे ये जरूर है कि अमेरिका अगर हम रशिया से ऑयल का जो इंपोर्ट बढ़ाते भी हैं तो उस पर कोई अमेरिका ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। बस इतना ही तक इस बयान का महत्व है। उससे ज्यादा मैं इस बयान के महत्व को इसलिए नहीं देखना चाहता क्योंकि भारत की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और भारत किसी के दबाव में आकर के इस तरह के निर्णय नहीं लेगा।
हाँ बिल्कुल, अपनी भारत का एनर्जी। स्टैंड एकदम क्लियर है और शुरुआत से ही भारत ये कहता रहा है कि भारत के जो लोग हैं उनके हितों के लिए यहाँ पर भारत प्रतिबद्ध है जी। और भारत को कोई झुका नहीं सकता है। पीएम मोदी ने भी लगातार ये बयान दिए हैं, लेकिन यहाँ पर सर अब ये सवाल उठ जाता है कि आखिर रूस से तो हम तेल मंगा ही रहे हैं, आखिर और कौन कौन से जो देश हैं अब यहाँ पर अगर ये युद्ध और ज्यादा खिंचता है तो फिर भारत के पास कौन सा मास्टर प्लान तैयार है? देखिए, भारत के पास अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट से ऑयल को इंपोर्ट करने का एक बड़ा डेस्टिनेशन वो है, वहाँ से हम ऑयल को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अंगोला से बड़ी मात्रा में ऑयल का इंपोर्ट किया जा सकता है। नाइजीरिया भी एक ऐसा डेस्टिनेशन है। और उसके अलावा जो अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ऑयल के जो इंपोर्ट को देखें तो वो भी लगातार बढ़ा है। और अमेरिका के पास भी बहुत ही बड़ी और विशाल जो एनर्जी उसके पास एनर्जी का भंडार है और वहाँ से भी हम अपने इंपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। कनाडा ने भी और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस तरीके के ऑफर्स दिए हैं कि वो भारत को इस ऐसी स्थिति में वो ऑयल का इंपोर्ट करेंगे। और ये पूरे विश्व के लिए जाहिर है कि एक संकट का समय है। तो और साथ ही साथ वेनेजुएला का भी जो ऑप्शन है वो ओपन है। आप जानते हैं कि वेनेजुएला में विश्व के सबसे बड़े ऑयल का जो भंडार है और वो मिडिल ईस्ट रीजन से भी ज़्यादा बड़ा है, नंबर 1 पे है। तो ऐसे में जो पूरे विश्व में अनेकों ऐसे डेस्टिनेशंस हैं कि जहां से हम अपने ऑयल को और गैस को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर जब हम कोई भी ऑयल और गैस का इंपोर्ट करते हैं तो उसकी जो ट्रेवल की जो कॉस्ट होती है, जो उसके इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स होते हैं, वो अन्य जगहों की तुलना में काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के नज़दीक का क्षेत्र है। और यहाँ से ट्रेवल करने में भी, जैसे कि मैंने कहा कि ऑन एवरेज 5 से 6 दिन का समय लगता है। एनर्जी जो इंश्योरेंस कॉस्ट भी कम होती है। लेकिन अन्य जो क्षेत्रों से हम जिसको मंगाएंगे, यदि मान लीजिए लैटिन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से मंगाते हैं कोई अपना इंपोर्ट, तो उसकी जो ट्रेवल की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और अनेक तरीके के जो फ्रेट चार्जेस जो जाहिर है कि अधिक होने की वजह से इसके प्राइसेस पे असर पड़ेगा। तो प्राइसेस पे तो असर पड़ेगा अगर अन्य डेस्टिनेशन से मंगाते हैं। सर तो अगर एलपीजी और पेट्रोल के दामों की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या ये और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्र के लोगों को इस संदर्भ में बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा ऐसा मैं इस सिचुएशन को और ज़्यादा डिटेरोरेट होते हुए इसलिए नहीं देखता क्योंकि जो इस्लामिक रिजीम की जो लीडरशिप है वो लगातार उसकी फायर पावर कम होती जा रही है। वो जरूर इस समय रिटेलिएशन कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो जो इस्लामिक रिजीम है उस युद्ध को बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। मे बी अगले नेक्स्ट फ्यू डेज में जिनके पास जो मिसाइल्स के जो जखीरे हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। वो अपनी मिसाइलों को यहाँ जो वेस्ट एशिया के राष्ट्रों पे भी हिट कर रहे हैं। अनेक तरीके के वो डेस्परेशन में आकर के हमले कर रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ऐसे जो मिसाइल्स के जो स्टोरेज साइट्स हैं, जो भी उनके हथियारों के जखीरे हैं, उनको तबाह भी करते जा रहे हैं। तो ये इसकी जो फायर पावर है इस्लामिक रिजीम की, वो कम होती जाएगी। और ऐसे में इस युद्ध की जो इंटेंसिटी है वो आने वाले समय में कम हो सकती है। मैं इसको बहुत प्रोलॉन्ग्ड तरीके से युद्ध की जो जिसको कि हम कह रहे हैं काउंट ऑन कर रहे हैं कि 11वां दिन 12वां दिन, वो चीज नहीं रह जाएगी। और संभव है कि कोई एक ब्रेक पॉइंट हो, एक सीज फायर की स्थिति बन सकती है। ये अवश्य है कि जो तनाव बना रहेगा, वोलेटिलिटी बनी रहेगी और ये जो पूरी जो सिचुएशन है वो इंसर्जेंसी में भी जा सकती है। तो लेकिन जो इंसर्जेंसी के सिचुएशन का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो युद्ध जैसा नहीं होगा। तो ऐसे में इस बात की संभावना अवश्य मैं देखता हूँ कि इंटेंसिटी इसकी कम होगी, लेकिन तनाव बना रहेगा। और तनाव यदि बना रहता है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक बाधा और डिस्ट्रप्शन की स्थितियां बनी रहती हैं, तो उसकी वजह से हमें अपने आप को तैयार करके रखना होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि इस तरीके की बुद्धिमत्ता प्रिवेल होती है कि दोनों ही पक्षों को नेगोशिएटिंग टेबल पर आना चाहिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, तो ऐसे में जरूर एक राहत मिल सकती है। और अब ये आशा ही की जा सकती है कि इस तरीके की बुद्धिमत्ता प्रिवेल होगी। हालांकि लेकिन सर जिस तरह से ईरान की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि अब जो ईरान का जो हालिया बयान सामने आया है, जो वहां की जो सैन्य कमान है उसने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो मिडिल ईस्ट में जो बैंक्स हैं और जो संस्थान है, जो यहाँ पर आर्थिक संस्थान है, उन पर अब हमला करते हुए नजर आ सकता है।
देखिए, ईरान की इस्लामिक रिजीम का अगर इसी तरीके का अप्रोच होगा, तो ऐसे में उनका जो आने वाला जो समय है, वो बहुत ही ज़्यादा दुष्कर होगा और उनका जो रिमेनिंग जो एग्जिस्टेंस है, वो भी खतरे में स्पष्ट रूप से दिखता है। और अभी तक उन्होंने जिस तरीके का रिटेलिएशन किया है, वो भी जाहिर है कि वो उसमें प्रूडेंस नहीं दिखाया गया है। वेस्ट एशिया के राष्ट्रों को ही उन्होंने टारगेट कर लिया है, जो कि कहीं न कहीं ईरान की इस्लामिक रिजीम से भी सिंपैथी रखते थे। ओमान जैसा जो राष्ट्र जो कि मध्यस्थता करा रहा था, उसके ऊपर भी मिसाइल्स लॉन्च की जा रही हैं। कतर जैसा राष्ट्र जो सभी के साथ मित्रवत व्यवहार रखता है, उसको भी नहीं बख्शा गया है। तो ऐसे में और सऊदी अरबिया, यूएई और बहरीन, कुवैत तो टारगेट पे हैं ही। तो ये जो पूरी स्थिति है, वो ईरान के इस्लामिक रिजीम के लिए पहले से ही उन्होंने एक वातावरण को रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर उसको तब्दील करने की उन्होंने पहले ही अनेक प्रयास किए हैं। लेकिन अगर अब वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट करेंगे, बैंक्स को टारगेट करेंगे, जो डिसैलिनेशन प्लांट्स और जो इलेक्ट्रिसिटी के जो प्लांट्स हैं, उसको अगर टारगेट करना वो शुरू करेंगे, और इससे आम लोगों की तबाही और बर्बादी होगी, तो ऐसे में ये जो पूरी सिचुएशन है, वो एक रीजनल वॉर में भी जा सकती है। और लेकिन इसका जो खामियाजा है, वो ईरान की इस्लामिक रिजीम का जो रिमेनिंग एग्जिस्टेंस है, उसको उठाना पड़ सकता है। सर, यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो भारत जो है अपनी तैयारियां यहाँ पर तेज करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बैठकें की जा रही हैं मोदी सरकार के द्वारा, और इन बैठकों में जो है मिडिल ईस्ट के हालातों पर जो चर्चा है वो भी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर एलपीजी संकट पर अगर आपके नजरिए से देखें तो आखिर आगे क्या स्थिति देखने को मिल सकती है, और क्या एलपीजी के दाम कितने और ज्यादा बढ़ेंगे? देखिए, एलपीजी के दाम पहले से ही अभी बढ़े हैं, और इसमें जो ये वोलेटिलिटी है, ये दामों की जो बढ़ोतरी है, वो मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले कुछ हफ्तों तक ये जारी बनी रह सकती है। और ये अवश्य कोशिश की जा रही है कि हम अपने जो एलपीजी के या एलएनजी के जो इंपोर्ट्स को अन्य डेस्टिनेशन से बढ़ाएं। लेकिन अभी जैसे कि मैंने कहा कि जो ट्रैवल कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, उन सारे विषयों की वजह से जो इन एलपीजी के दामों पर इसका जो एक असर जरूर पड़ेगा, और ये दाम और भी बढ़े हुए हो सकते हैं। हालांकि मैं ये भी देखता हूं कि चूंकि वॉर की इंटेंसिटी आने वाले समय में कम होने की संभावना है, तो ऐसे में ये जो दाम बहुत ज्यादा मैं उछाल तो नहीं आता हुआ देखता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि जितने अभी दाम बढ़े हैं, उसके अराउंड ही फ्लक्चुएट करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा एक जो बहुत ही मैसिव तरीके से बढ़ना मैं उसे नहीं देखता, क्योंकि जो अदर साइड है, इस्लामिक रिजीम की जो साइड है, उसकी जो शक्ति कम होती जा रही है, तो इसलिए युद्ध और अमेरिका लेकिन एलपीजी के दामों में और जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एक फ्लक्चुएशन अवश्य मिल सकता है, थोड़ी बढ़ोतरी भी हो सकती है, या संभव है कि थोड़ा कम भी हो जाए। लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन है, जो तनाव की स्थिति की वजह से, जो कि लंबे समय का हो सकता है, कई हफ्तों तक का, महीनों में भी जा सकता है, तो उसको हमें डील करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और जाहिर है कि ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, उन तनाव की वजह से एक लंबे समय तक जारी रह सकता है। हाँ, तो यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि किसी को भी यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पर्याप्त भंडार है वो मौजूद है। लेकिन जो स्थिति है अब वो यहाँ पर वो तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो हमले हैं वो ईरान की तरफ से लगातार तेज किए जा रहे हैं, लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं। अमेरिका भी यहाँ पर हमले करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच अगर यहाँ पर हम बात करें तो भारत की जो स्थिति है, भारत का जो स्टैंड है, वो एकदम कट एंड क्लियर है कि भारत अपने देश के, अपने नागरिकों के लिए, यहाँ पर उनकी रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और भारत पूरे मामले पर जो स्थिति है उस पर लगातार नजर बनाए हुए है।